हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर, आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का स्पेशल सेशन। आज का ये स्पेशल सेशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आधारित है। जी हाँ, यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेट 7 के साथ। इस सेट में भी 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए और हर दिन की तरह यहाँ पर जो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को अपनाते हुए यथावत हम हर एक क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे। बस बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, आज भी वही दोहराऊंगा, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आंसर गलत होता है, परेशान होने की बजाय उस जगह पर मन को शांत रख के आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए। अगर आपको लगता है उसे नोट डाउन करना चाहिए तो बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, क्योंकि धैर्य सफलता के रास्ते का वो साथी है जिसके साथ आप दुर्गम से दुर्गम मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। कितनी भी कठिनाई हो, अगर आप में पेशेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। बिना देरी किए हुए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस सेट 7 में कौन कौन से 10 नए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, आंसर क्या है और कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स पर आधारित है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लिए गए 10 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। उम्मीद तो यह है कि अब तक जितने भी सेट आपके सामने रखे गए हैं सबने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, लाभ पहुंचाया है और अब आप भरोसे के साथ हर एक आने वाले सेट को सॉल्व करते हैं। इस दौरान कोई भी परेशानी हुई हो, कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स, चाहे आप मेरे सेशन के साथ साथ चल रहे हो या आप पीछे से बनाते हुए आ रहे हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, आप अपनी समस्या कॉमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़िए। मैं जल्द से जल्द जितना संभव हो सके आसान शब्दों में उसका निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको अपनी समस्या मुझे बतानी होगी, तभी हम उसका निदान कर पाएंगे। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जैसा कि हर दिन की तरह है, सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, भगा भगा करके नहीं देखिएगा। स्ट्रैटेजी छूटेगी तो आगे आने वाले सेट में जो परेशानी कम होगी वो नहीं होगी और आपको समय लग जाएगा। आज के सेशन में जो पहला सवाल लिया गया है वो आपके सामने आ गया है और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, अ नेशन दैट, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन है। और उसके पहले जो ये शब्द यूज किया गया है नेशन, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने उसका प्रयोग किया है, सेंटेंस में दैट का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स अब मुझे यह पता करना है कि यह हिस्सा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां जो पैटर्न लिखा हुआ है ये हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये पैसिव का पैटर्न है, ये पैसिव का पैटर्न है। अगर ये देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, अगर ये नेशन ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। इस लिहाजन बाकी और कोई ग्रामेटिकल नॉर्म्स दूसरा है या फिर टेंस के सीक्वेंस बदलने हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। कह रहा है कि टू किल हिम, अ नेशन दैट हैड बीन वंस ट्राइड टू किल हिम। यहां तक एक सेंटेंस है, फिर उसके बाद उसी को वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस हिम, और एम्ब्रेस का मतलब होता है आलिंगन करना, बाहों में भरना, हग करना जिसे कहते हैं आप, आलिंगन करना, या फिर आप कह सकते हैं सम्मिलित करना। आप इसे कह सकते हैं सम्मिलित करना। देखिए जो भी शब्द मैं बताता हूं आप उसको नोटबुक में जो ऊपरी हिस्सा होता है वो खाली ही रह जाता है, वहां पर लिखिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए और आगे आने वाले समय में यह ध्यान रखिए कि उन शब्दों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में जो है डेली रूटीन में उसको करिए। जैसे जैसे उसको अपने प्रैक्टिस में शामिल करेंगे आप वर्ड्स पे कंट्रोल कर पाएंगे और वो आपके साथ रहेगा और समय पर काम आएगा। तो यहां पर इसको देख करके लग रहा है कि द नेशन वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस हिम, तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया है।
दैट मीन्स यहां पर बिन का होना, दैट मीन्स कि पैसिव पैटर्न नहीं, मुझे एक्टिव पैटर्न चाहिए। तो यहां जो ये बिन है, अगर हम इसे हटा दें तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा कि अ नेशन दैट हैड वंस ट्राइड टू किल हिम वाज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस हिम। अब यहां पर मुझे ऑप्शन ढूंढना है, ये बिन वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, हैड टू वंस यहां पर ये इस तरह का प्रयोग नहीं होगा, और इसमें देखिए हैड वंस ट्राइड टू, और यहां से बिन जो है वो हटा दिया गया है। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। मैंने पहले कहा कि हमने कैसे पता लगाया कि मेरा जो नेशन है वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ये इसलिए हम पता लगाते हैं ताकि हम ये समझ पाएं कि मेरा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि एक्टिव के पैटर्न पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को फॉलो करेगा या पैसिव के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को फॉलो करेगा। तो हमने यहां पर देखा कि दूसरे हिस्से में है वॉज द फर्स्ट टू एम्ब्रेस हिम, तो यहां पर ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दैट्स वाई वो बिन वहां से हम रिमूव करेंगे और वो ऑप्शन नंबर बी है, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस के दो कंडीशन हमारे पास हैं कि अगर हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो आगे जाकर के साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी कि ये क्वेश्चन होता है। एक पैटर्न तो ये हमारे पास है। दूसरा पैटर्न जो मैंने इमेजिनेशन में बताया था कि आप चाहो, जैसे एक सेंटेंस है कि इफ आई वर अ किंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ को हटा दो और लिखो वर आई अ किंग। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन इसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं, फुल स्टॉप होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि हैड ही नोन, और सबसे पहले देखिए कि तीसरा फॉर्म है ओके। इसका जो पैटर्न है, एक पैटर्न था मेरा ये वाला वर वाला, दूसरा है एक हैड प्लस V3, SC में आप लिख सकते हो, PC में क्या लिखना है वुड हैव प्लस V3। अब यहां वुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं, माइट यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो कह रहा है कि हैड ही नोन मोर अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ही माइट नॉट हैव एक्सपेक्टेड। अब देखिए एक्सेप्टेड, माइट हैव एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल यहां पर जैसे वुड हैव प्लस V3 है, उसी तरह से यहां पर एक मॉडल जो है वुड की जगह पर माइट का प्रयोग किया गया है, माइट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पर मैच कर रहा है। अगर हम इसको चाहें नॉर्मल तरीके से, अगर आप नॉर्मल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, इफ ही हैड नोन मोर अबाउट, और बाकी जो नॉर्मल है वो वैसे लिखाएगा। तो ये सेंटेंस जो है, जो अंडरलाइंड हिस्सा है, वो बिल्कुल हमारे नॉर्म्स पर फिट बैठ रहा है, और इसीलिए इसमें किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है। जो ग्रामेटिकल नॉर्म्स है उसके आधार पर ये ठीक ठीक जो है फिट किया हुआ है, स्ट्रक्चर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। जो कॉम्बिनेशन है वो भी सही यहां पर दिया हुआ है। दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो है आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, एंड द ऑप्शन इज ई। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए कह रहा है कि हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन विल और कैन। ये दोनों मॉडल वर्ब है, एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर इसमें हम कनेक्टर का इस्तेमाल करें, दो सेंटेंसेस का कॉम्बो करें, ऐसे करके अगर लिखें, एक सेंटेंस लिखें, ह्यूमन कैन फ्लोरिश, फ्लोरिश एक, और दूसरा लिखें ह्यूमन विल फ्लोरिश। इस दोनों को अगर हम एक साथ कंबाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ह्यूमन
कैन एंड विल फ्लोरिश। देखिए, मुझे पहले से आंसर पता होता है इसलिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं, नहीं, मैं यहां पर इस तरीके से इसको इसलिए समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऑप्शन के आधार पर नहीं आता हूं। मैं पहले से बता चुका हूं कि आपके पास मेथड ऑफ सिलेक्शन है, एलिमिनेशन है, ग्रामेटिकल नॉर्म्स है, वो सब आपके पास है। लेकिन मैं जब अंडरलाइन वाले हिस्से को एक्सप्लेन कर देता हूं, एलैबोरेट करता हूं, तो एक सूझबूझ आपके अंदर अपनी जागती है और उस आधार पर आपको भरोसा मिलता है कि नहीं, बिना ऑप्शन को देखे हुए भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन तो है ही बाद में, अगर मान लीजिए ऐसे हमने जज किया, ऐसे सेंटेंस को ठीक किया, उसके आधार पर नहीं मिला, तो फिर हम ऑप्शन देखते हैं। तो इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है समझना। देखिए, हम सेंटेंस को दो तरीके से, अब आपको ये लगेगा सर आपने कैन क्यों लिखा, पहले कैपेसिटी फिर बाद में हम फ्यूचर, इस तरीके का देखते कैसे कर सकता है और कैसे करेगा, वो उसका एग्जाम्पल है कि हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ह्यूमन विल, यहां पर पहले लिखेंगे हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल फ्लोरिश इवन इन हार्श कंडीशंस। तो बिल्कुल अगर हम इस तरीके का कॉम्बो यूज करें, कैन एंड विल, बाकी तो इधर ठीक ही है, हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल। अब देखिए कि व्हाट का यहां कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद यहां कह रहा है कि हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल। अब देखिए, ये सबसे पहले जो ये WH वर्ड है, मैंने पहले कहा था कि आपको जब ये क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसके तुरंत बाद, यानी कि WH वर्ड के बाद हाउ लिखो, व्हाट लिखो, व्हाई लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। बट अगर नॉर्मली अगर हम फ्रेज लिखते हैं, सेंटेंस इंटरोगेटिव का नहीं है, हम प्रश्न नहीं करना चाहते, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसा कि यहां पर एक फ्रेज के तौर पर इसमें लिखा गया इसको कि हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल। बिल्कुल ये हमारी जरूरत पर फिट बैठ रहा है, तो इसीलिए ये मेरा ऑप्शन है। आगे व्हेन और वेयर का कोई मतलब ही नहीं है। कहता है कि उसका जीवन एक उदाहरण है कि इंसान जो है हार्श कंडीशंस में भी कैसे फ्लोरिश कर सकता है या कैसे करेगा, इसका वो एग्जाम्पल है। तो यहां पर जो है बी फिट बैठ रहा है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। आप पहले समझिए कि ये इस तरह का जो है कॉम्बो, सेंटेंसेस को दो बार लिखने की बजाय हेल्पिंग वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है वो कॉमन है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम कनेक्टर्स के साथ इस्तेमाल कर लिया। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे हाउ द ह्यूमन कैन फ्लोरिश एंड हाउ द ह्यूमन विल फ्लोरिश, तो दोनों को मिला दिया कि हाउ द ह्यूमन कैन एंड विल फ्लोरिश इवन इन हार्श कंडीशंस, और इसीलिए तब इसका जवाब मुझे मिला। आंसर है इसका बी। चलिए अगला सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, द सोशल वर्कर पैशनेटली, यहां जो ये स्ट्रोक है, मुझे लगता है इसमें स्पेलिंग में सी नहीं होना चाहिए, STROK, इसका मतलब होता है हाथ फेरना या सहलाना। क्या होता है? सहलाना, जो शांत करने के लिए हम लोग करते हैं, हाथ फेरना या सहलाना। द एनॉयड पैसेंजर इन ऑर्डर। अब देखिए, इन ऑर्डर के बाद ऐसे भी एक कॉम्बो है, इन ऑर्डर टू, जब हम आगे कुछ करना चाहते हो उस सेंस में है। यहां दैट का अगर हम प्रयोग कर दें तो ये ऑर्डर के बारे में आएगा और तब यहां पर जो है इसका सेंस नहीं आएगा। और ये जो पेसिफाई है, PACIFY, इसका मतलब होता है शांत करना। तो यहां पर जो है ये दैट का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं, तो मेरे ऑप्शन में यहां पर दैट है, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, और यहां पर दैट है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब है कि सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोक्ड द एनॉयड पैसेंजर, तो दैट मीन्स कि ये मेरा सब्जेक्ट है। देखिए यहां पर नॉर्मली हम एलिमिनेट कर रहे हैं टू बी पेसिफाइड, बिल्कुल ये पैसिव वाला पैटर्न होगा नहीं। और यहां पर देखिए कि बिल्कुल इन ऑर्डर टू को पूरा कर रहा है ना, कि के उद्देश्य से ऐसा किया, इन ऑर्डर टू पेसिफाई हिम। तो जो एनॉयड पैसेंजर था उसको शांत करने के उद्देश्य से जो है उसने हाथ बड़ी पैशनेटली जो है हाथ फेरा, सहलाया, कि द सोशल वर्कर पैशनेटली स्ट्रोक द एनॉयड पैसेंजर इन ऑर्डर टू। ये कॉम्बो याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, टू पेसिफाई हिम, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है आपका ए है। ध्यान में रखेंगे सॉरी, इन ऑर्डर टू ये कॉम्बो है, दैट का प्रयोग यहां पर नहीं होगा और इसीलिए हमने इसको भी हटाया और इसको भी हटा दिया। साथ में
पैसिव वाला पैटर्न टू प्लस बी प्लस स्पेसिफाइड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है सोशल वर्कर। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर लॉन्गर में एक टी एक्स्ट्रा था, उसको मैंने यहां से हटाया। दे वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द हेल्प देयर चिल्ड्रन। अब देखिए यहां पर पास्ट है ना, तो पास्ट की घटना है, इसीलिए यहां होना चाहिए नीडेड। सिंपल सा है, मीनिंग तब आ जाएगा दे वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द हेल्प देयर चिल्ड्रन नीडेड। और एक्चुअली जहां पर ये नीडेड है वो मेरा ऑप्शन हो सकता है, एक ये है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों तीनों खत्म। पहले देखिए बड़ा ही आसान है, मैंने क्या कहा कि हमको टेंस मेंटेन करना है कि दे वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द हेल्प देयर चिल्ड्रन नीडेड, और इसीलिए यहां पर से ये नीड वाला ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। मेरा जो आंसर है वो हो गया बी। इस सवाल का जो जवाब है वो है बी। ध्यान रखना है, टेंस मेंटेन करते हैं, एक ही समय की घटना है, एक ही समय की बात है, दैट्स व्हाई दे वर नो लॉन्गर एबल टू प्रोवाइड द हेल्प देयर चिल्ड्रन नीडेड, नीड नहीं। और ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सब जगह नीड है, ए में भी, सी में भी, डी में भी, इसलिए सारे को मैंने एलिमिनेट कर दिया और आसानी से जो आंसर मिल गया वो मिल गया बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, यू मे बी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन योर थॉट्स बट what would you propose may not be necessarily acceptable on all occasions। फिर से देखिए कि ये फ्रेज है, ठीक है, साथ क्यों है? क्योंकि इट अगर इसकी जगह पर आप इस्तेमाल करें, इट मतलब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, इन्फिनेटिव को, जेरेंट को, फ्रेज को, मैंने पहले ही बताया है, तो उसमें जो है ये हेल्पर इधर नहीं होना चाहिए। यहां पर देखिए कि उसके बाद हेल्पर यूज किया गया है, तो हमें क्या कहना है, यू मे बी वेल ऑर्गेनाइज्ड इन योर थॉट्स बट वॉट यू प्रपोज। यहां पर ये वुड जो है ये एक्स्ट्रा है, इसका अनावश्यक यूज है, यहां पर हम इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और अगर हम हेल्पर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करें, WH वर्ड के बाद करें, तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होना चाहिए, वो क्वेश्चन को एस्टैब्लिश करेगा। और इस तरीके का प्रयोग कि फिर आगे हम मे लिखें नहीं होगा, वो एक हेल्पर की तरह यहां पर काम करेगा। चूंकि आगे मेरा मे एक हेल्पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक फ्रेज है वहां पर कि व्हाट यू प्रपोज। और देखिए कि ये ऑप्शन नंबर सी में है, व्हाट यू प्रपोज। यहां पर दैट का प्रयोग यू वुड, इसको कर भी लें तो आगे फिर मे है, उसका वहां पर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला। और यहां पर जो है हैव, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे जो सटीक है कि चूंकि मेरा सेंटेंस का जो टेंस है वो प्रेजेंट है, तो हम इसको भी वुड हैव करके ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो यहां पर ध्यान ये रखना है, फ्रेज वाले मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था व्हाट सी डज, ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या करती है। अगर ये कहते हैं व्हाट सी डज इज नॉट गुड, तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे सेंटेंसेस में, वो जो पहला हिस्सा है फ्रेज की तरह है, तो यहां वुड का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, हेल्पर आगे है, यहां पर नॉर्मली लिखेंगे व्हाट यू प्रपोज। इससे पहले भी कई सारे सवाल में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। तो यहां पर जो आंसर मेरा है वो है सी, इसीलिए सवाल का जो जवाब है वो है सी। सिंपल सा है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर WH वर्ड का प्रयोग किसी फ्रेज में, और फ्रेज जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, जब आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में, जब ग्रामेटिकल पोर्शन की चर्चा वहां करेंगे, वहां पहुंचेंगे तो हम इस पर विशेष बात करेंगे। वैसे अगर परेशानी है तो आप कमेंट में लिख करके मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन सिंपल सा है कि आप सीधा सा समझिए कि नॉर्मली अगर हम WH वर्ड से बने हुए ऐसे सेंटेंसेस जिसका हम सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर हेल्पर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और WH वर्ड के बाद नहीं करते हैं, जो कि यहां भी मैंने बताया। इससे पहले भी कई सारे सेट के सवाल में मैंने इसको रखा है आपके सामने कि जो नाउन इक्विवेलेंट होते हैं उसमें फ्रेज भी आता है और इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम, जैसे एक मन में आएगा कि सर ये वाला क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें जो है
इधर आगे कर दिया, तो फिर आगे एक जो है सेंटेंस के लिए जो एक हेल्पर है वो दिया हुआ है, और फिर ये वुड वाला जो सीन है वो गड़बड़ हो जाएगा, फ्रेज को एस्टैब्लिश नहीं करेगा। सीधा है व्हाट यू प्रपोज मे नॉट बी नेसेसरली एक्सेप्टेबल ऑन ऑल ओकेजन्स। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या है कि हैविंग फेल्ड टू प्लान देयर पॉलिटिकल कैंपेन इन एडवांस द पार्टी मेंबर्स गॉट ईच अदर इनटू अ मेस। अब देखिए कि यहां जो ईच अदर का प्रयोग किया गया है ये गलत है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है पॉलिटिकल कैंपेन इन एडवांस द पार्टी मेंबर्स है, मोर देन टू का सेंस यहां पर आ रहा है, इसीलिए। अब ये देखिए कि पहला जो ऑप्शन है वन अनदर, इसी सेंस में, जिस सेंस में हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं उसी सेंस में टू प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम करते हैं वन अनदर का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद एनी वन एंड एवरी वन, वैसे ही यहां से एलिमिनेट हो गया, और यहां पर हैव लगाने की जो है ये जरूरत नहीं है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। पार्टी मेंबर्स, एक तो यहां पर हैज लिखा हुआ है, सिंपल सा है, और कह रहा है कि इनटू अ मेस, खुद को फंसा लिया। Having failed to plan their political campaign in advance, the party members got themselves in a mess. यहां पर जो है चूंकि मेंबर्स है, इनके लिए हम दे यूज करेंगे, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव आएगा वो आएगा themselves, इसलिए हो जाएगा got themselves into a mess। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। ध्यान में रखने वाली बात जो यहां पर आई कि ईच का प्रयोग हम दो के बीच में करते हैं, ईच अदर का प्रयोग, वन अनदर का प्रयोग हम दो से ज्यादा के लिए करते हैं। तो ईच अदर वाली कहानी यहां पर गलत है, वन अनदर भी नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद हैव और हैज का प्रयोग करके इस तरीके से लिखना यहां पर जो है सार्थक नहीं है। गॉट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेंस देने में वो सक्षम है, और चूंकि अगर हम उसको रख भी ले, मान लीजिए कि ये वाला तो वैसे भी पार्टी मेंबर्स है, तो ये हैज यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, इसको अगर हम कंसीडर करें भी तो फिर ये सुटेबल नहीं है, वहां पर सेंटेंस के सिनेरियो के हिसाब से फिट नहीं बैठेगा। देमसेल्व्स जो है वो पूरी तरह से फिट है और गॉट है, इसलिए इस सवाल का जवाब है वो है बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। एक सुधार है, ये बाउंड। टाइम्स अप। देखिए यहां पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, BOUND होना चाहिए, BOUND। बाइंड का तीसरा फॉर्म है ये, ठीक है, बाइंड का तीसरा फॉर्म, बाइंड, बाउंड, बाउंड। ही इज बॉर्न टू गेट डिसअपॉइंटेड। अब देखिए कि यह हम पास्ट पार्टिसिपल का, जब हम एक वर्ब का प्रयोग कर लेते हैं उसके साथ जो है हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर होना चाहिए डिसअपॉइंटेड, ठीक है। एक तो यहां दिख गया, दूसरा क्या है कि यहां पर जो है क्या यहां V4 का प्रयोग करना चाहिए, या फिर ये जो पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है, ये जो पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया, क्या ये सही है? तो एक्चुअली अगर ये रिसीवर है तो बिल्कुल वो सही है। अब आगे कह रहा है कि ही इज नॉट सिलेक्टेड, तो गेट डिसअपॉइंटेड मतलब किसी घटना की वजह से वो डिसअपॉइंट होगा, तो एक्चुअली वो रिसीवर है उस केस में। तो यहां पर जो है ये पास्ट पार्टिसिपल जो बॉन्ड है वो बिल्कुल सही है, ही इज बाउंड टू गेट डिसअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट सिलेक्टेड। तो यहां पर बाइंडिंग की जो संभावना है वो बिल्कुल यहां से गलत हो गई, वो उसे हम वहां से हटा देंगे, क्योंकि ही मेरा यहां सब्जेक्ट नहीं है, वो रिसीवर है, डोअर नहीं है। तो रिसीवर होने की वजह से हम पैसिव का पैटर्न अप्लाई करेंगे, और इसीलिए ए और डी वाला ऑप्शन जो है मेरा वो खत्म हो गया वहां से। चूंकि हमने ऑलरेडी एक वर्ब यहां पर जो है 2+V1 का कॉम्बो यूज कर रखा है, इसीलिए इसके बाद हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे टू गेट डिसअपॉइंटेड, और इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन खत्म हो गया। बी में ये ऑप्शन अवेलेबल है एंड द आंसर इज बी। क्या है, सिंपल सा ध्यान रखना है कि मैंने सबसे पहले जब बाउंड देखा वहां पर, तो ये देखा कि क्या इज के बाद बाइंडिंग की संभावना वहां पर बन रही है, और ये संभावना किस लिहाज से मैंने सोचा क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी बाइंडिंग है। तो ये कब होगा, जब हम मेरा सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखा गया है, सब्जेक्ट के साथ लिखा गया है, तब हम इसको ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट के साथ लिखा नहीं गया है, वो रिसीवर है उसका, क्योंकि आगे देखिए कह रहा है कि इफ ही इज नॉट सिलेक्टेड,
ये पैसिव में लिखा हुआ है, तो ही वही है जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई है। तो इसीलिए he is bound to get disappointed if he is not selected, और इसलिए जो आंसर हो गया वो हो गया बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, इफ, इन केस। यहां पर दो दो कंडीशनल है, यहां पर एक सुपरफ्लुअस है और इसका प्रयोग अनावश्यक है, आप इसको हटा दीजिए। बिल्कुल इफ का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो इन केस भी उसी तरह का इंपैक्ट दे रहा है जिस तरीके का इफ दे रहा है। सेंटेंस के सिनेरियो के हिसाब से कि इफ छोड़ करके पढ़ते हैं, इन केस यू वांट टू रिजाइन विद इन 1 month यू विल हैव टू पे Rs 10,000। तो कहता है कि अगर इनकेस मतलब किसी भी परिस्थिति में, इफ से ज्यादा मीनिंग बेहतर जो है वो इनकेस का आ रहा है और ये अनावश्यक प्रयोग दिख रहा है। तो अगर हम इफ को हटा दे वहां से तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा सेंटेंस कि इनकेस यू वांट टू रिजाइन विद इन 1 month यू विल हैव टू पे Rs 10,000। और देखिए कि इफ द केस, ये जरूरत नहीं है, इफ द केस यहां पर नहीं, ये भी नहीं, ये इनकेस मतलब है इफ को मुझे हटा करके लिखना है। सिंपल सा है, कंडीशन है, इफ से भी रख सकते हैं। इफ यू वांट टू रिजाइन, वांट है, इनकेस ज्यादा बेहतर लग रहा है, ज्यादा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। वैसे ऑप्शन में होता तो देखा जाता, बट यहां पर ऑप्शन जो है उसमें इफ को छोड़ करके इनकेस रखा है, जिससे मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो जा रहा है। दैट्स व्हाई इसका जो आंसर है वो है आपका डी, कि इन केस यू वांट टू रिजाइन विद इन 1 month यू विल हैव टू पे Rs 10,000। सिंपल सा है कि सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक प्रयोग किया गया है इफ का, अगर हम उसे हटा देते हैं तो मेरा मीनिंग सही हो जाता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल लेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, योर डिफेंस दैट यू फाउंड द पर्स लाइंग ऑन द फ्लोर कैन नॉट, बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। दूसरा कंडीशन है इसके साथ B4 का प्रयोग करेंगे। अब हम देखेंगे कि कह रहा है योर डिफेंस कांट बी ट्रस्टेड। सिंपल सा है कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया, ये जो बीच में है ये आपको फंसाने के लिए लिखा जाता है ये कहानी। योर डिफेंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड, आई कांट ट्रस्ट योर डिफेंस। इसको जब बनाएंगे पैसिव में, योर डिफेंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड, तो इसलिए यहां पर जो है पास्ट पार्टिसिपल का है, ये प्रयोग नहीं होगा। एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होना चाहिए ट्रस्टेड, इसमें है कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अभी तक लग रहा है कि ए ही मेरा आंसर है, यहां पर नहीं होगा। बी के बाद ट्रस्ट, ये देखिए, ये भी देखिए, यहां पर भी देखिए, ये तीन के तीनों ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गए। सिंपल सा है कि मैंने यहां पर सेंटेंस में सबसे पहले ये देखा कि सेंटेंस मेरा कैसे लिखा गया है, ऑब्जेक्ट के आधार पर, ऑब्जेक्ट से शुरू करते हुए या सब्जेक्ट से शुरू करते हुए। मैं हर एपिसोड में इस बात पर विशेष फोकस करता हूं। बहुत सारे बच्चों को टेंस और वॉइस में इसी जगह पर परेशानी होती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, वॉइस वाले सवाल नहीं बन रहे, टेंस का सवाल तो बन रहा है। तो सिंपल सा है कि अब आपको टेंस और वॉइस का जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंस है, उसको मिटा दीजिए। बस इतना समझिए कि अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो आपको सारे के सारे टेंस के नॉर्म्स लगाने हैं, ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है तो उसका बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी पैसिव वाले पैटर्न को वहां पर अप्लाई करना है। तो इस सवाल में सीधा सा है कि योर डिफेंस कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और इसीलिए जो इसका आंसर हो गया वो हो गया ए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन बड़ा ही आसान रहा होगा आपके लिए और आपने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। एक्सप्लेनेशन के दौरान अगर कोई परेशानी हुई, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख करके छोड़ दीजिए। कल ही कमेंट बॉक्स का सेशन आएगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि सबकी समस्याओं का समाधान आसान शब्दों में रख सकें। बहरहाल इस एपिसोड से आपको काफी फायदा पहुंचा होगा, नई चीजें सीखने के लिए मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। ये जो मैं बोलता हूं लाइक कर लीजिएगा, नहीं कीजिएगा डेटा खत्म हो जाएगा। लाइक करने से आपका 25 MB डेटा समाप्त हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप सब जब वीडियो देखते हैं
तो लाइक करने में प्रॉब्लम क्या है? लाइक करने से जो मैं सिखाता हूं वो खत्म हो जाता है? अरे भाई, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। ये सब करने से मुझे आप प्रोत्साहित करते हैं आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के उपलब्ध होते रहने के लिए। करेंगे तो मुझे ज्यादा संतुष्टि होगी। वैसे आप चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन फिर एक रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।